Assalamu alaikum. I'm your trainer Amna Khan from Fusion Art and welcome to the third lecture of Cinema 4D for Beginners. Well, आज का ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सबके साथ एक इंतहाई ज़बरदस्त टिप और टेक्निक शेयर करने जा रही हूँ. दिस इज़ अ बोनस टिप फॉर यू. और ये एक ऐसी टिप है जिसे मैंने अपनी ओवरऑल लर्निंग पीरियड में यूटिलाइज़ किया और मुझे इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स मिले हैं. एंड डैम श्योर एंड आई बिलीव ऑन इट कि अगर आप इस टेक्निक को यूज़ करोगे अपनी ओवरऑल लर्निंग टाइम पीरियड में, अपनी लर्निंग फेज़ में, वो कुछ भी हो सकता है. वो किसी सॉफ्टवेयर को लर्न करना हो सकता है, आपकी किसी डिग्री को अप्रोच करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो ये टेक्निक आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे के जाएगी और आप 100% रिजल्ट इससे गेट कर सकते हैं. वेल, इस टेक्निक का नाम है SQ3R. SQ3R एक लर्निंग टेक्निक है जिससे इंट्रोड्यूस किया था रॉबर्टसन ने. और SQ3R के बारे में मैं आपको डिटेल में तो खैर नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको इसका एक रस बता देती हूँ कि अकॉर्डिंग टू हिम जब आप अपनी लाइफ के लर्निंग फेज़ में होते हैं तो वो हर चीज़ जो आप एक दिन लर्न करते हैं, एक दिन में जितनी भी चीज़ें लर्न करते हैं उसे विदिन 24 आवर्स आप रिकॉल करें. रिकॉल करने से क्या होगा कि वो तमाम चीज़ें आपकी माइंड की शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकल कर आपकी माइंड की लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएंगी और फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड दिस विल बी स्टे इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी. एंड दैट इज़ एक्चुअली और एक्चुअली ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की हैं और ऐसा होता है. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे तमाम लेक्चर्स को देखने से पहले आगे जंप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है. आप पहले एक लेक्चर देखें, अगले दिन दूसरा लेक्चर शुरू करने से पहले मेरा प्रीवियस लेक्चर रिकॉल करें एंड देन आप दूसरे लेक्चर पे जंप करें. तो आपके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा और रिज़ल्ट्स आप लोग खुद देखेंगे और रिज़ल्ट्स आपने मुझे कमेंट्स में बताने हैं. स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर. लेफ़्ट साइड पे आपको जितने टॉपिक नज़र आ रहे हैं ये वो टॉपिक हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए थे. लिहाजा वो लोग जिन्होंने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा वो अभी जाएं मेरा प्रीवियस लेक्चर देखें, क्योंकि अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप सिनेमा 4D से कोई एडवांस काम नहीं कर सकते. तो आपने सबसे पहले अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करनी है. होपफुली कि जिन्होंने मेरा पहला लेक्चर देखा है और सेकंड भी देखा है और थर्ड भी अब देख रहे हैं तो उन्होंने ये सारे लेक्चर्स रिकॉल किए होंगे. पहले जो आपका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट मैनेजर का. इसके लिए इसको डिटेल में पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा. यहाँ पे मैं लेने लगी हूँ एक ऑब्जेक्ट जो कि है क्यूब. ऑब्जेक्ट मैनेजर में हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है फाइल का. अब फाइल का ऑप्शन है तो इट्स मीन कि फ़ाइल से रिलेटेड हर काम आप इस एक ऑप्शन से कर सकते हैं. आपने कोई फ़ाइल मर्ज करनी है या सेव करनी है या किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में सेव करनी है, यू कैन डू एवरीथिंग विद दैट ऑप्शन. तो इसका पहला ऑप्शन देखते हैं जो कि है मर्ज ऑब्जेक्ट का. इसका मतलब ये है कि आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में कोई भी नई चीज़ मर्ज करना चाह रहे हैं तो आप इसे इस्तेमाल करेंगे. सेकेंड जो इसका ऑप्शन है वो है सेव सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का. इसका मतलब ये है कि आपने सिनेमा 4D में जितना भी काम किया है आपने उसे सेव तो करना ही है, तो आप यहाँ इसके थ्रू भी कर सकते हैं, आप कंट्रोल एस के थ्रू भी कर सकते हैं. उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट एज. अब देखो सिनेमा 4D ने ना आपको बेशुमार डिफरेंट प्रीसेट्स दिए हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स दिए हैं. ठीक है, आप इन फॉर्मेट में अपने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को सेव कर सकते हैं या आप अपनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन तमाम फॉर्मेट में से कोई भी फॉर्मेट इस्तेमाल करके अपने ऑब्जेक्ट को सेव कर सकते हो. नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है लोड ऑब्जेक्ट प्रीसेट्स एंड लोड टैग प्रीसेट. ये दोनों ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट जो हैं वो एक जैसा ही काम करते हैं, बस ये ऑब्जेक्ट के प्रीसेट्स को लोड करता है और ये टैग के प्रीसेट्स को लोड करता है. सिनेमा 4D क्योंकि एक एडवांस सॉफ्टवेयर है तो सिनेमा 4D में बेशुमार ऐसे प्लगइन्स होते हैं जो हमें बाय करने पड़ते हैं ताकि हम अपने काम को मज़ीद इफ़ेक्टिव बना सकें. तो वो प्लगइन्स पेड होते हैं, आप उन्हें बाय करते हैं और जब आप इंस्टॉल करने लगते हैं तो ये ऑप्शन आपको हेल्पफुल रहती है आपके लिए. अच्छा, सेव ऑब्जेक्ट प्रीसेट्स. आपने कोई अपना जो है काम किया है किसी प्लगइन को यूज़ करके या एक स्पेसिफिकली एक प्रीसेट्स बनाया है, खुद से बनाया है, तो आप उसे सेव कर सकते हैं विद दैट ऑप्शन. तो ये फ्यूचर टाइम के लिए सेव होगा और फिर आप कभी भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. तो फाइल के ऑप्शन से हम फ़िलहाल इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट हमारे पास
ऑप्शन है वो है एडिट का। अनडू का मतलब होता है कि आपने एक स्टेप जो लिया आप उससे एक स्टेप बैक चले जाओगे, आई मीन कंट्रोल Z, आप एक स्टेप बैक मूव करोगे। रीडू का मतलब होता है आप एक स्टेप आगे मूव करोगे। आपने अगर कोई भी एक्शन लिया है और आपने अनडू कर दिया और आपने एक दफ़ा करना था लेकिन आपने 2 बार अनडू कर दिया, तो अब आप दोबारा वापस जाना चाह रहे हैं तो आप रीडू कर दें। कट से क्या होता है, आपको ऑब्जेक्ट जो कि प्रेजेंट है वो डिलीट हो जाता है। डिलीट से तो ऑब्वियसली डिलीट होना है। कॉपी आप सबको पता है कंट्रोल C से होता है और पेस्ट कंट्रोल V से होता है। बहरहाल कॉपी पेस्ट करने का एक और तरीका भी है सिनेमा 4D में, और वो ये है कि आपने अपने ऑब्जेक्ट को पकड़ना है विद एक्स एक्सिस, आई मीन एरो से आपने इसे क्लिक करना है, कंट्रोल ये कमांड क्लिक करनी है और इसको आगे की तरफ ड्रैग कर देना है और फिर आपने छोड़ देना है, तो फिर भी आपके ऑब्जेक्ट की कॉपीज़ जो है ना वो बनती जाएंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है सिलेक्ट ऑल का। सिलेक्ट ऑल और सिलेक्ट विजिबल, ये इसका मतलब ये होता है इन दोनों का कि जितनी भी चीज़ें आपके व्यू पोर्ट पे वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी, लाइक दिस। जब मैं सिलेक्ट ऑल करूँगी तब भी सारी सिलेक्ट हो रही हैं। डी सिलेक्ट का मतलब होता है जितनी भी चीज़ें हमने सिलेक्ट की हैं वो सारी की सारी डी सिलेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वो इंटरेस्टिंग है, इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन बेसिकली क्या करता है, लेट्स सपोज कि मेरे पास बेशुमार ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके सो मेरे पास जो है वो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अब इनको सेलेक्ट करना एक एक करके और बाकी सारे कमांड्स को इस्तेमाल करके मेरे लिए फॉर एग्जांपल थोड़ा सा टफ हो रहा है। मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ मैं इसको और इसको सिलेक्ट ना करूँ, बाकी सबको सिलेक्ट कर लूँ। तो मैंने सिर्फ इसको क्लिक किया और इस बॉक्स को, इस क्यूब को क्लिक किया और मैं गई हूँ एडिट पे और यहाँ से मैंने कर दिया इन्वर्ट सिलेक्शन। तो देखिए मेरे पास इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें सिलेक्ट हो गई हैं। वेल मॉडलिंग में इन्वर्ट सिलेक्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब आपने एक पर्टिकुलर फेस पे, एक पर्टिकुलर एरिया पे काम करना और बाकी पे ना करना हो ना, फिर ये ज़्यादा बल्कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। हम इंशाल्लाह जब मॉडलिंग को आगे पढ़ेंगे डिटेल में तो ये ऑप्शन जो हैं वो मैं आपको लाजमी बताऊँगी। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है एडिट में, उसमें आता है सिलेक्ट चिल्ड्रन। अच्छा जी, सिलेक्ट चिल्ड्रन के लिए मुझे अपना ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा। आई हैव टू टेक अ फिगर। अच्छा, चिल्ड्रन और पेरेंट दो तरह के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे। पेरेंट जो है ना वो आपका मेन ऑब्जेक्ट होता है और उसके साथ जो आपके सब ऑब्जेक्ट अटैच होते हैं वो चिल्ड्रन होते हैं। यानी कि देखें, पेरेंट जो है वो आपका मेन ऑब्जेक्ट होता है और उसके साथ जो सब ऑब्जेक्ट्स ऐड होते हैं वो आपके चिल्ड्रन होते हैं। अब इस ओवरऑल फिगर में आपका ये पेरेंट है और ये जो बाकी पार्ट्स हैं ये इसके सारे चिल्ड्रंस हैं, ठीक है। यहाँ से ये पेरेंट है, ये चिल्ड्रन है, ये पेरेंट है, ये चिल्ड्रन है, पेरेंट चिल्ड्रन, यानी सो ऑन जो है ना ये चलेगा। मेन पार्ट जो होता है वो पेरेंट होता है, उसके साथ जो सब पार्ट अटैच होते हैं वो चिल्ड्रन होते हैं। तो मैं इसको फिगर को करूँगी एडिटेबल। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे पेल्विक्स है, पेल्विक इज द मेन पार्ट। इसके साथ 3 मेन और पार्ट अटैच हैं। पहला पार्ट जो है मेरे पास वो है लेफ्ट थाई, ठीक है, ये इसका चिल्ड्रन है। उसके बाद आ जाता है मेरे पास राइट थाई, अच्छा कहने का मतलब ये है कि जो पेल्विक्स है ये एज अ पेरेंट काम करता है और ये जो लेफ़्ट और राइट थाई हैं ये इसके चिल्ड्रन हैं। अच्छा जी, आपके पास अब ये जो ऑप्शन है एडिट में सिलेक्ट चिल्ड्रन की, ये क्या करता है कि आपने यहाँ पे पेल्विक्स को सिलेक्ट किया, अब एडिट पे गया आपने चिल्ड्रंस को सिलेक्ट कर लिया तो सारे इसके जितने भी चिल्ड्रन हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। लेट्स सपोज कि आपका पेरेंट है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से गई हूँ एडिट पे और मैंने सिलेक्ट चिल्ड्रन किया तो इससे रिलेटेड जितने भी चिल्ड्रंस हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो बेसिकली बस ये काम करता है कि अगर आपने पेरेंट के अलावा सिर्फ चिल्ड्रन को सिलेक्ट करना है
तो ये कर देता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड ऑप्शन आपको ऑब्जेक्ट में मिलेंगे जो कि है डिलीट विदाउट चिल्ड्रन। अब ये ऑप्शन क्या करता है कि आपका जो पेरेंट है वो डिलीट हो जाएगा और बाकी जितने भी आपके चिल्ड्रन हैं वो वैसे ही रहेंगे। आप देखिएगा मैं यहाँ जाके जब डिलीट विदाउट चिल्ड्रन करती हूँ तो मेरे पास मेन फिगर जो था वो डिलीट हो गया और बाकी जो उससे रिलेटेड फिगर थे वो सारे के सारे वैसे ही रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये देखो इसको डिलीट करते हैं हम, डिलीट विदाउट चिल्ड्रन किया है तो मेरा जो सिर्फ फिगर था, फिगर वाला ऑप्शन था वो डिलीट हुआ है, बाकी सारे वैसे ही हैं। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो पेल्विक्स डिलीट होगा और बाकी सारे ऑप्शन वैसे ही रहेंगे। अच्छा ये देखें, होपफुली आप सबको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, एडिट हमारा ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो होगा व्यू में। तो व्यू के ऑप्शंस देख लेते हैं। व्यू में हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं ना वो आपके ऑब्जेक्ट मैनेजर में जितने भी आइकन्स शो होते हैं, जितनी भी चीज़ें शो होती हैं, सिर्फ उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है, उनको शो और हाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली हम इसके ऑप्शंस बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। हाँ मैं आपको बता देती हूँ कि क्यों ज़रूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे हमें आइकन साइज़ दिया हुआ है, आइकन साइज़ में हमारे पास लार्ज साइज़ है। ये जो आपका आइकन है ये बड़ा हो जाएगा, इससे आप स्मॉल भी कर सकते हो, सेम ऐसे से आप मीडियम भी कर सकते हो। आई मीन कि ये व्यू जो है इतना ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होता। तो हम जल्दी से अपने नेक्स्ट पे मूव करते हैं जो कि है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हम सबसे पहले जाएंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, हाइड ऑब्जेक्ट और शो ऑब्जेक्ट एंड हाइड ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली क्या करते हैं, इसको बताने के लिए मुझे सबसे पहले कॉपी लेनी पड़ेगी अपने मेन ऑब्जेक्ट की, लाइक दिस। अच्छा जी मैंने कॉपी ले ली है। अब देखें मैं ऑब्जेक्ट पे गई हूँ और मैंने यहाँ से किया हाइड ऑब्जेक्ट। जैसे ही मैंने हाइड ऑब्जेक्ट किया तो मेरे पास ये डॉट रेड हो गया। इट्स मीन कि आप हाइड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को विद दैट ऑप्शन, और आप इस डॉट पे भी डबल क्लिक करके अपने ऑब्जेक्ट को हाइड कर सकते हो, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। मगर ये सेकंड डॉट क्या करता है, इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। तो देखें अब ये मैंने हाइड कर दिया है, ये मेरे व्यू पोर्ट से तो हाइड हो गया, बट मेरे रेंडर व्यू में ये मुझे शो होगा, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये रेंडर व्यू से भी हाइड हो जाए, तो मैं सिंपली जो नीचे वाला डॉट है उसे भी रेड कर दूँगी, तो देखेंगे मेरे रेंडर व्यू से भी गायब हो गया, आई मीन ख़त्म हो गया। एक तो ये तरीका है कि आप चीज़ों को हाइड और अनहाइड कर सकते हो। सेकंड तरीका ये है कि आप अपनी फ़ाइल को क्रॉस कर दो। फाइल क्रॉस करने का मतलब ये है कि आपकी जो लेयर है वो ख़त्म हो गई है। अब जब लेयर ही ख़त्म हो गई है तो फिर रेंडर में क्या शो होगा, कुछ भी नहीं। अच्छा जी, अब हम अपनी लेयर को दोबारा वापस लाते हैं, ऑब्जेक्ट पे जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट का नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास है मेक एडिटेबल। मेक एडिटेबल आप ऑब्जेक्ट के ऑप्शन से भी जाके कर सकते हैं, आप सी से भी कर सकते हैं, यानी सी क्लिक करके, और आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिटेबल का, आप इसके थ्रू भी क्लिक करें ये हो जाएगा। आप एडिटेबल करते क्यों हैं, एडिटेबल हम किसी ऑब्जेक्ट को इसलिए करते हैं ताकि हम उसमें मज़ीद एडिटिंग कर सकें किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पे, किसी एक स्पेसिफिक हिस्से में। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट में जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ग्रुप ऑब्जेक्ट का। 3-4 ऑब्जेक्ट को मिला के अगर आपने ग्रुप बनाना है, उन्हें सेलेक्ट करें, ग्रुप ऑब्जेक्ट क्लिक कर दें या फिर ऑल्ट जी क्लिक कर दें तो आपका ग्रुप बन जाएगा। और अगर आपने उसे अनग्रुप करना है तो सिंपली आप अनग्रुप भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन है वो है सेट पेरेंट और अनपेरेंट। सेट पेरेंट और अनपेरेंट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने खुद जो है वो आप करेक्टर मॉडलिंग कर रहे हैं और आपको कुछ जो पार्ट्स हैं उसको पेरेंट बनाना है और कुछ पार्ट जो है उसको एज अ चिल्ड्रन आपने बनाना है। तो देखें मैंने इसको पेरेंट बनाना है और लेट्स सपोज कि मैं चाहती हूँ कि ये चिल्ड्रन बन जाए। तो मैंने यहाँ से एक तो मेरे पास ये तरीका है कि मैं इसको सिलेक्ट करूँ और ऐसे ड्रैग करूँ और छोड़ दूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये सिंपल ये पेरेंट है और ये चिल्ड्रन हो गया। और अगर नहीं मैंने ऐसे करना तो सिंपल मैंने जिसको चिल्ड्रन बनाना है उस पर क्लिक करना है और मैंने यहाँ से कर देना है सेट एज पेरेंट। और मैंने जब इस पर क्लिक करना है तो
सेट पेरेंट, तो मेरे पास ये चिल्ड्रन बन गया और ये बन गया इसका पेरेंट। तो आप इस तरीके से भी इसे बना सकते हैं। खैर, ऑब्जेक्ट के ऑप्शन में जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है वो है ऑब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन। जब आप ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके ओवरऑल ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को शो करेगा। आई मीन कि एक ऑब्जेक्ट में कितने पॉइंट इस्तेमाल हुए हैं, कितने पॉलीगन्स इस्तेमाल हुए हैं और कितने ऑब्जेक्ट्स हैं और ये कितने मेमोरी जो है आपकी ले रहा है। तो ये समटाइम काफ़ी हेल्पफुल रहती है जब आप कोई कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग करते हो और आपको एक स्पेसिफिक वे में रह के जो है अपनी मॉडलिंग को डिटेल देनी होती है। इसी तरीके से अगर आपको ओवरऑल प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास ओवरऑल प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ओके जी, सो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है टैग्स। टैग्स को जब क्लिक करो तो हमारे पास एक बेशुमार टैग्स की ऑप्शन है। करेक्टर टैग्स अलग हैं, हेयर टैग अलग हैं, मोग्राफ टैग अलग है, मोशन कैमरा। आई मीन कि टैग्स का ये पूरे का पूरा पैनल सिनेमा 4D का 50% पार्ट कवर करता है। अगर आप ये पैनल सीख लें तो आपके पास एक अच्छी खासी स्किल आ जाएगी। लेकिन ये पैनल जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, इसकी चीज़ें बड़े मज़े की हैं। आई मीन मुझे ये बहुत मज़े का लगता है क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा ईज़ प्रोवाइड करता है। हर वो चीज़ जो आपको आसानी देती है वो आपको अच्छी लगती है। तो ये पैनल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर, इस पैनल को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, आपने परेशान नहीं होना है क्योंकि अभी ये हमारा बेसिक सेक्शन है। तो हमने इसके सिर्फ 2 जो टैग्स हैं वो पढ़ने हैं और उसी की इम्पोर्टेंस से आपको पता चल जाएगा कि ये पैनल जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। सो सबसे पहला टैग इस्तेमाल करने के लिए मुझे फिगर लेना पड़ेगा। अच्छा जी, अब ये फिगर है, इसके साथ ऑलरेडी एक टैग यूज़ हुआ है। इसके ऊपर आप सिर्फ अपना माउस रखें तो इस टैग का नाम आ जाएगा और इस टैग का नाम है फोंग टैग। अच्छा जी, हमने ये टैग यूज़ नहीं करना, क्लिक किया, डिलीट कर दिया। जैसे ही मैंने इसे डिलीट किया तो आप देखेंगे मेरा ऑब्जेक्ट कितना शार्प हो गया, उसकी एजेस कितने ज़्यादा शार्प हो गए हैं, उसकी लाइंस कितनी ज़्यादा रिप्रेजेंट होने लगी, यानी काफ़ी ज़्यादा शार्प लुक आ गई है। अब मैं जाती हूँ टैग्स पे, सिनेमा 4D टैग्स, और मैंने यहाँ से फोंग टैग जैसे ही ऑन किया तो देखिए उसमें कितनी स्मूथनेस आ गई है। लिहाजा फोंग टैग जो है वो आपके ऑब्जेक्ट को स्मूथ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, आपके ऑब्जेक्ट को मज़ीद डिटेल देने के लिए इस्तेमाल होता है, आपके ऑब्जेक्ट को मज़ीद रियलिस्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड टैग। उसके लिए मैं लेती हूँ क्यूब। अब जब आप टैग पे क्लिक करेंगे तो हमारा सेकंड टैब है प्रोटेक्शन टैग। प्रोटेक्शन टैग जैसे कि नाम से शो हो रहा है कि आपके ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे प्रोटेक्शन टैग ने क्या प्रोटेक्ट किया, अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास इसके नीचे इसकी प्रॉपर्टीज़ आएंगी। यहाँ पे इसने लॉक कर दिया है आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन, आपके ऑब्जेक्ट की स्केलिंग, आपके ऑब्जेक्ट की रोटेशन। जैसे ही मैं y को अनचेक करती हूँ यानी अनलॉक करती हूँ तो देखिए आपको ऑब्जेक्ट सिर्फ y में मूव कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसको आगे पीछे कर रही हूँ तो वो मूव नहीं कर रहा। अगर मैं x को अनचेक करती हूँ तो आपको ऑब्जेक्ट y में भी मूव कर रहा है और आगे पीछे भी मूव कर रहा है, और अगर मैं y को भी अनचेक कर देती हूँ तो ये पीछे भी आगे पीछे हर तरीके से मूव करेगा। सेम एज इट इज़ स्केलिंग में होता है कि आप एक स्केल आपने किस साइड को करना है, x को, y को या z डायरेक्शन को करना है। सेम एज इट इज़ रोटेशन में होता है कि आपने किस साइड को रोटेट करना है, x को, y को, z को। यार यानी कि ना ये टैग ओके, आई मीन टू से कि ये टैग जो है जब आप किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एनिमेशन करते हैं और आपके पास क्लाइंट की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्लाइंट ने आपसे कहा होता है कि आपने इसको हॉरिजॉन्टली रोटेट करवाना है, आपने इसको सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव करना है, आपने सिर्फ इसको वाई जो एंगल है वाई साइड से आपने इसको स्केल डाउन या अप करना है या वटेवर कुछ भी करना है, तो प्रोटेक्शन टैग आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदेमंद होता है। आगे जब जाके आप मॉडलिंग करेंगे, आगे जाके जब आप एनिमेशन की टेक्निक्स पढ़ेंगे
तो इस टैग को आप मज़ीद ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। और इन्हीं दोनों टैग से आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके की ईज़ हमें प्रोवाइड करते हैं ये सारे टैग्स। बाकी जो टैग्स हैं हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी टैग्स के लिए आपको थोड़ी सी और चीज़ों की डिटेल होना ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको वो डिटेल दूँगी एंड देन हम इस पर स्विच करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हमने इंशाल्लाह मॉडल मोड पढ़ना है, पॉइंट मोड पढ़ना है, एज मोड पढ़ना है और फेस मोड पढ़ना है, पॉलीगॉन मोड पढ़ना है। आई मीन कि ये इतने इम्पोर्टेंट है कि अगर आपकी बेस इन तमाम मोड्स में कवर नहीं ना होती तो इट्स मीन कि आप कभी भी सिनेमा 4D से कोई अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, इफेक्टिव काम नहीं कर पाएंगे। ये इतनी इंपॉर्टेंट टूल है। आप टेक्सचरिंग करें, आप मॉडलिंग करें या आप एनिमेशन करें, इन टूल्स की अगर ग्रिप आपके माइंड में अच्छी नहीं है, इन टूल्स को आप प्रॉपरली अगर लर्न नहीं करते तो आप ना तो कभी मॉडलिंग अच्छी कर पाएंगे, ना कभी टेक्सचरिंग अच्छी कर पाएंगे, क्योंकि ये वाहिद टूल है जो सिनेमा 4D के हर काम में इस्तेमाल होते हैं। अभी तो मैंने आपको इसकी बहुत छोटी सी इंपॉर्टेंस बताई है। अपकमिंग लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना किसी ने नहीं भूलना। कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझे कमेंट करना है। आई एम हेयर फॉर 24/7 आवर्स। सेकेंडली मेरी वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे दे दिया है, आप उसके थ्रू भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।